चाहते थे कि एक आध बार नीतीश कुमार जी के साथ सत्ता में कोई भागीदारी हो ताकि हम अपने लोगों की मदद कर सके जो बहुत दिनों से आस लगाए हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार का व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं रहा। हावी नहीं है। बिहार में 3-4 ऑफिसर हैं, वही सरकार को चला रहे हैं। आप देखेंगे कि कभी वो बिजली बोर्ड में रहेंगे, कभी वो चले आवेंगे रोड में सचिव हो जाएंगे, कभी ऊर्जा में हो जाएंगे, कभी हेल्थ में हो जाएंगे। बजट का अलॉटमेंट बहुत हेवी है। वैसे जगहों में इन पदाधिकारियों की पोस्टिंग होती है। ये लूट पाट मचाए हुए हैं। न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे रामजतन सिन्हा और बिहार के राजनीति में काफ़ी अनुभव रखने वाले हैं। अब भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक राजनीति फ्रंट का संगठन बनाने जा रहे हैं। चुनौती कम नहीं है, लेकिन अभी जो वर्तमान बिहार की राजनीति में जो भी हालात हैं उन पर विशेष बात करेंगे कि सर अभी बिहार की राजनीति में जो आप देख रहे हैं कि उठापटक जो चल रही है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? ये अस्थिरता का माहौल है बिहार में। आज जो गठजोड़ है वो किसी सिद्धांत पर नहीं है, वो सत्ता के लोभ पर है। आप देखेंगे कि एक भारतीय जनता पार्टी जो दक्षिणपंथी पार्टी है, जो धार्मिक उन्माद फैला करके उसका जनाधार बढ़ाने का जो काम करती है। दूसरे जो समाजवादी अपने को कहते हैं, जदयू के लोग, अब ये दोनों का गठजोड़ बेमेल है, सत्ता के लिए है। और जो उनके साथ जुड़े हुए हैं सन ऑफ मल्लाह और जीतन मांझी जी, अब वो क्या करेंगे सो ही जाने। तो अस्थिरता का माहौल है। आप तो नीतीश कुमार के साथ भी काम कर चुके हैं, कांग्रेस के साथ में भी काम कर चुके हैं, बीजेपी के साथ में भी काम, आप वो अनुभव कैसा रहा? देखिए, हम कांग्रेस के साथ काम जरूर किए हैं, नीतीश कुमार के साथ हम कभी काम नहीं किए। नीतीश कुमार की पार्टी हम 2016 में ज्वाइन किए, क्योंकि जानते हैं कि हम समाज के जिस वर्ग से जाने जाते हैं, तो बिहार में हमको अव्यवहारिक नेता माना जाता है, या जो कहिए कि अखड़ माना जाता है। क्यों? इसलिए कि हमने किसी के सामने झुकने का काम नहीं किया, वो चाहे लालू यादव जी हों चाहे सोनिया गांधी हों। हमने कभी स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। लेकिन लोगों ने कहा कि आपके साथ हम रहे तो हम भी बूढ़ा हो गए, हमारा बेटा भी 50 साल के हो गया और अब हमारा पोता 25-30 साल का हो रहा है, तो आप तो सत्ता से बाहर हैं, तो कॉलेज से रिटायर किए हैं, पेंशन मिलेगा, लेकिन हमारे बाल बच्चों का क्या होगा? हवा के सहारे रहना चाहिए। तो हम भी हवा का सोचे कि थोड़ा हवा के रुख का मज़ा ले लें, और चाहते थे कि एक आध बार नीतीश कुमार जी के साथ सत्ता में कोई भागीदारी हो ताकि हम अपने लोगों की मदद कर सके जो बहुत दिनों से आस लगाए हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार का व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं रहा, और उन्होंने उस हमारे समाज को अपमानित करने के लिए जहानाबाद जैसे जगह को भूमिहारों से छीन लिया। हम तो विरोध नहीं किए, लेकिन हमने सपोर्ट भी नहीं किया। अब हमारे लोग जो हैं अभी पॉलिटिकल निर्णय नहीं लेते हैं, सेंटिमेंट्स के आधार पर वोट करते हैं। सारी जगह से वो चुनाव हार गए थे, घोसी से, जहानाबाद से, मखदुमपुर से, कुर्था से, अतरी से। लेकिन अरवल के लोगों ने सपोर्ट किया, वहीं से 11,000 से जीते, तो 1700-1600 वोट से वो 2 बजे रात को कैसे जीते ऊपर वाला ही जानता है। और इस बात का नीतीश कुमार को कसक था। दूसरा, जब इतने दिनों तक नहीं किए तो अब हमने एक बार फ़ोन उनको किया, बहुत दिनों से फ़ोन किया, बात नहीं किए, लेकिन एक दिन फ़ोन किए तो उन्होंने कहा कि अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, भाजपा वाले कह रहे हैं कि एमएलसी का माने बाद में होगा, चुनाव के बाद। तो इसका कहने का मतलब कि आप एमएलसी के आशा में लटके रहिए। तो एमएलसी के आशा में हम लटके रहते तब तो हम बदला नहीं ले पाते लोकसभा का। तो मैंने इस्तीफ़ा कर दिया। सामूहिक रूप से हम 5,000 लोगों की भीड़ में ज्वाइन किए थे, और उनके ऑफिस में जा कर के अपने समर्थकों के साथ इस्तीफ़ा दे दिया। और मैंने कहा था कि मगध में इनको नील करेंगे, और वो नील हो गए। जीतन मांझी सब जगह जीते, लेकिन हमारे यहाँ हमारा जो कंस्टिट्यूंसी था मखदुमपुर, उसमें उनके दामाद को मुंह की खानी पड़ी। वहाँ हमको जहर पीना पड़ा,
ऐसे व्यक्ति को जिताना पड़ा जो उसको आदमी कहा ही नहीं जा सकता। कोई जनाधार हाँ, घोसी में जगदीश शर्मा जी हारे, आईपीएफ जीता। तो वहाँ जगदीश शर्मा को हमने नहीं देखा, वहाँ सीधे नीतीश कुमार को देखा। प्रेस के लोगों ने पूछा और ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि घोसी में जगदीश शर्मा का बेटा तो जीतेगा। जी। तो हमने कहा कि नहीं जीतेगा, वो 25,000 से हारेगा, उतना से हारे। तो उसमें इसलिए हम ऐसा नहीं कि कोई नीतीश कुमार के साथ काम किए, और भाजपा के साथ तो हम कभी जीवन में गए ही नहीं। जी। हाँ, इसलिए सारे हमारे समाज के लोग एनडीए में गए थे, वो चाहे रमाशंकर। आपके पास राजनीति अनुभव भी काफ़ी है। जो अभी जिस तरह से मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में अफसरशाही जो है अभी हावी है, क्या लगता है इस बात से आप सही, इस बात को आप सही मानते हैं? हावी पहले भी इस हावी तरह का था। हावी नहीं है। बिहार में 3-4 ऑफिसर हैं, वही सरकार को चला रहे हैं। आप देखेंगे कि कभी वो बिजली बोर्ड में रहेंगे, कभी वो चले आवेंगे रोड में सचिव हो जाएंगे, कभी ऊर्जा में हो जाएंगे, कभी हेल्थ में हो जाएंगे। तो और दूसरे हैं कि कभी पटना के कमिश्नर हो जाएंगे, एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन हो जाएंगे, नगर विकास में। वैसे तमाम जगहों पर जहाँ से बजट का अलॉटमेंट बहुत हेवी है, वैसे जगहों में इन पदाधिकारियों की पोस्टिंग होती है। ये लूट पाट मचाए हुए हैं। और आप देखें कि एक मंत्री ने क्या कहा, मंत्री ने आरोप लगाया, खुद भाजपा के एक एमएलए ने कहा अपने पार्टी के मंत्री के बारे में कि लाखों रुपया लेकर के पोस्टिंग कर रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद बुनियादी विद्यालयों के लोगों का बीईओ का इस सब का पोस्टिंग हो रहा था। विजय चौधरी जी ने उस पर रोक लगा दिया। उनको कहीं ना कहीं से पता चला होगा कि साहब इसमें पैसे का लेन देन हुआ है, तभी तो उन्होंने रोक लगाया। बिल्कुल। और अभी डीओ की पोस्टिंग हुई है, 3 आदमी की उसमें प्रतिनियुक्ति हुई उसके लिए। तो सारे बिहार में घूम घूम करके डीओ से सब लोगों से संपर्क करवाया, और संपर्क कर करके और पैसे तसले गए, पैसे तसले करके पोस्टिंग हुई। बिहार का सबसे जो भ्रष्ट डीपीओ था जी। वो मिथिलेश कुमार औरंगाबाद में, जी। जी। जिसको डिसमिस होना चाहिए था, उसको सिवान में डीओ बना दिया। ऐसे कई कारनामे हुए हैं। तो अभी जो आरोप जो लगा रहे हैं मंत्री, वो सही है? बिना सही हुए नीतीश कुमार के यहाँ तो लोग सर नहीं उठाते हैं, जुबान नहीं खोलते हैं। जब अति हो गया होगा तभी उन्होंने किया होगा। चिराग पासवान और पशुपति पारस जो हैं उनके चाचा हैं, चाचा भतीजे की लड़ाई को आप किस रूप में देख रहे ये हैं? चाचा भतीजा की लड़ाई नहीं है, ये राजनीति के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय है। अब तो कोई भी राजनेता जी। भविष्य में अपने परिवार के किसी सदस्य को आगे नहीं बढ़ाएगा, भाई हो, भतीजा हो, चचा हो, अब केवल अपने बेटे को बढ़ाएगा। ऐसा उदाहरण पारस कुमार ने प्रस्तुत कर दिया, जो आगे आने वाले 50 साल में राजनीति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। रामविलास पासवान जी, देखिए परिवारवाद करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन रामविलास पासवान ने परिवारवाद नहीं किया। जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से वो आते थे, जो उनका पारिवारिक परिवेश था, तो अपने पिता की भावना का ख्याल रख करके न केवल राजनीति में अपने आगे कदम बढ़ाया, अपने भाइयों को भी सही जगह पर रखा। जब उनका छोटा भाई मर गया, रामविलास जी ने अपने उनके बेटे को एमपी बनवाया। उस जगह पर न केवल एमपी बनाया बल्कि राज्य में प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। शुरू से परिवार को हाँ, साथ लेकर और अपने जब खाली किए हाजीपुर का सीट उनके लिए सिंबॉलिक था, गिनी बुक में लिखा गया, इतने वोटों से जीते थे वो। वहाँ रेलवे का जोन बनाए और कई चीज़ें की। उस सीट को अपनी पत्नी को नहीं दे करके भाई पारस कुमार को दिया। अब पारस कुमार की जिम्मेदारी थी कि दोनों भाई चले गए तो परिवार को आगे लेकर चलने की। पारस कुमार रामविलास जी के बेटे को स्थापित करते, जिस तरह से रामचंद्र पासवान के बेटे को पारस रामविलास जी ने किया, लेकिन ये तो स्थापित बेटे को वहाँ से विस्थापित करने का काम किया। और कहा कि मंत्री, उन्होंने कहा कि दोनों पद पर नहीं रह सकते, कॉन्स्टिट्यूशन है। अपने दोनों पद पर हो गए, नेता भी और पार्टी के अध्यक्ष भी। और कहा कि हम मंत्री बन जाएंगे तो नेता पद खाली कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि पहले ही तय हो गया है कि वो मंत्री बनेंगे। बिल्कुल। तो ये तो बड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में पार्टियों को तोड़ फोड़ कराने में लालू जी को महारत हासिल था।
लेकिन जिस तरह से सत्ता का उपयोग अपने विरोधियों को जबान को दबाने में, विरोधियों को तोड़ने में वर्तमान सरकार लगा रही है, वो तो लालू यादव भी उसमें पीछे छूट गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव घूम घूम कर कहते चल रहे हैं कि 3 महीने के बाद एनडीए की सरकार जो है गिर जाएगी और महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। इस बात में इससे आप कितना सहमत हैं? अब इसमें तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह के बयान सरनौफ मल्लाह और जीतन मांझी के आते रहते हैं, उसमें इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन तेजस्वी यादव सरकार बना सकते हैं? अभी हम नहीं कह सकते, ये हम नहीं कह सकते वो सरकार बना सकते हैं। वर्तमान सरकार जा सकती है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और वो तो तेजस्वी यादव की सलाहियत पर निर्भर करता है कि वो अपने लोगों को अपने साथ लेकर के चलने की कितनी क्षमता रखते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। रामजतन सिन्हा किसी पार्टी में ऐलान करेंगे या नहीं? अभी तो हमारा एकमात्र, जिस तरह से अर्जुन का ध्यान रहता था, माने मेथी के पक्षी के आँख पर, हाँ, मछली की आँख पर, तो उसी तरह से अभी तो हमारा ध्यान अपने संगठन को मजबूत और सशक्त करने का है। इस काम को करने के बाद ही हम इस दिशा पर विचार करेंगे। लेकिन सर, आप संगठन कई बार लाए, कई बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए, लेकिन फिर अचानक से आप गायब हो जाते हैं। नहीं, हमने यही तो बताया हमने कि हमारा कार्यक्रम चल रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए, 1-2 जिले में एक सम्मेलन हुआ, फिर और जिलों में था, लेकिन न केवल हमारा बल्कि राजद का, जदयू का, भाजपा का, सबका कार्यक्रम स्थगित हो गया। और सबसे पहले देखिए हमने गतिविधि शुरू कर दी। जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा, हमारा जिला में सम्मेलन होगा और 24-25 जिलों में हम सम्मेलन करेंगे, और सम्मेलन हो जाएगा तो गांधी मैदान में रैली करेंगे और उस रैली में पॉलिटिकल पार्टी के गठन का घोषणा करेंगे। तब उसके बाद राजनीतिक मुद्दों पर विचार करेंगे और अलायंस की बात करेंगे। यानी पूरी मजबूती के साथ में राजनीति मैदान में कूद जाना है। बिना मजबूती के ऐसे कूदने से तो नहीं होगा ना। वो अब रामजतन शर्मा के पास में वो एनर्जी है, वो कैपेसिटी है, अब वो आपके सामने ही ना खड़ा है, दधीचे की हड्डी के तरह है। जल डोले जलवैया डोले, खैरा पीपल कभी न डोले। तो हमारे साथ के लोग देखेंगे कि दांत नहीं है, केस नहीं है, हम तो खड़े हैं मजबूती से। 10-15 साल तक हम अभी 18 घंटे काम कर सकते हैं, इसमें कोई एकदम रखते हैं। बिल्कुल। तो सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे रामजतन शर्मा। तो इस खबर बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।